हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन, जो कि शिक्षा निदेशालय द्वारा सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लेकर जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ पेपर में कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतम अंक जो है आपके प्रश्न पत्र में जो है 40 अंक के रहेंगे और समय जो है दोस्तों 2 घंटे का रहेगा। प्रश्न जो है ए और बी और सी कुल 3 भागों में बांटा गया है। भाग ए में 8 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। भाग बी में 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसी प्रकार से भाग सी में 6 अंक है, 6 अंक के 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम जो है 170 शब्दों में आपको देना है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था, अथवा हानि सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, गांधी जी की अगर हम बात करें तो स्वराज का अर्थ का मतलब क्या आता है। तो स्वराज का अर्थ है अपने ऊपर अपना राज होना। और गांधी जी ने हिंद स्वराज की पुस्तक में इसके विषय में जो है लिखा है। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, यहाँ स्वयं पर शासन करना, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। और स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं है बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। और गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं के को अनुमुक्त कर देंगे। तो ये गांधी जी के स्वराज का अर्थ है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है, हानि का सिद्धांत। हानि सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो हानि सिद्धांत का अर्थ है किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। मतलब कि अगर अब आपका सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का, तभी आप हस्तक्षेप कर सकते हैं जब उसका लक्ष्य आत्मरक्षा है। उससे पहले आप किसी के में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी को हानि से बचाना हो सकता, हानि पहुँचाना नहीं हो सकता। तो यह है हानि का सिद्धांत दोस्तों। इसी प्रकार से लोकसभा की किन्हीं 2 विशेष शक्तियों को उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों लोकसभा का अगर हम 2 विशेष शक्तियों की बात करें तो सब दोस्तों जैसे आप सभी को पता है, धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं और वहीं संशोधित किए जा सकते हैं। और आप कह सकते हैं इसके अलावा लोकसभा जो है, मंत्री परिषद जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा जनता का सदन, ऐसे बहुत सारे विशेषताएं यहाँ पर आपको लोकसभा के बारे में मैंने दोस्तों पहले पढ़ा रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार तर्क सहित लिखिए। तो जनहित याचिका की अगर बात करें दोस्तों, देखो जनहित याचिका होती क्या है। जनहित मतलब जन के हित के लिए जो याचिका डाली जाती है उसे हम जनहित या पीआईएल कहते हैं। ये वो याचिका होती हैं जिसमें जो है, जिसके ऊपर मान लो जो याचिकाकर्ता नहीं है फिर भी मान लेते किसी पर कोई दोष आरोपण किया गया, किसी पर जुर्म किया गया है, अगर वो अपने ऊपर जो है कह सकते हैं कि अगर वो अपना केस नहीं लड़ सकता तो उसके बदले कोई दूसरा व्यक्ति भी उसका केस लड़ सकता है। इस तरह आप समझ सकते हैं ये जनहित याचिका है। ये न्यायपालिका वाले चैप्टर दोस्तों हम जल्दी ही करवाने वाले हैं, तो आप हमारे द पॉलिटिकल मास्टर चैप्टर में चैनल में वहाँ पर उसे देख सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है। तो इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है दोस्तों, तो इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। क्या क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हर मनुष्य की गरिमा होती है और अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का ये क्या होगा, प्राप्य होगा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें, यानी इस तरह से। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। दोस्तों सिंपल शब्दों में वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा उसकी आयु जो है 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो और अदालत द्वारा अपराधी घोषित ना किया गया हो। ठीक है, इस तरह से ये लोकसभा के जो है सदस्य होने, प्रत्याशी होने की योग्यताएँ हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया छठा, समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। तो समाजवाद का जो मुख्य सरोकार है दोस्तों क्या है, तो समाजवाद जो है असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है और ये खासकर
वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से पैदा हुई और उसमें बाद तक बनी रही। समाजवाद का जो मुख्य सरोकार होता है दोस्तों, वो होता है वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा, यही है समाजवाद दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74 क्लोज ए का संबंध किससे है? तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि संविधान का अनुच्छेद 74 क्लोज ए का संबंध किससे है? यह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यदि एक अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते हैं तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है? क्या आप इस न्याय संगत मानेंगे या तर्क से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये आपको स्वयं उत्तर देना है दोस्तों। आप एक बार खुद अपने आप से पूछिए कि यदि एक अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते हैं तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है? क्या आप इसे न्याय संगत मानेंगे? सतर्क उत्तर लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप दोस्तों एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने इसका उत्तर लिखा है या नहीं लिखा है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? ऐसे किन्हीं 4 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दोस्तों जो संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दलगत राजनीतिक भूमिका को दूर करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया, तो पहली स्वतंत्रता है। दूसरा, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित कर दिया जाता है और साथ ही साथ न्यायाधीशों के वेतन संबंधी निधि से दिए जो वेतन होते हैं वो किसे दिए जाते हैं? संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से दिए जाते हैं। और न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद उनके द्वारा वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। इसी प्रकार से अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों अवसर की समानता अगर हम बात करें तो अवसर की समानता क्या होती है? तो अवसर की समानता समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देती है। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते दोस्तों सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जो है जनतंत्रों में, लोकतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल भी होते हैं दोस्तों। और इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने, सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं। समान अधिकारों के अलावा, ठीक है, समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए और उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए दोस्तों। तो ये है अवसर की समानता, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 दिया गया दोस्तों। इसमें भारत के दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। इनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका में रूपिए। तो अगर हम देखो दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल की बात करें तो इसमें ए, ठीक है, में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी। बी में आएगा दोस्तों कर्नाटक, ठीक है। सी में आएगा महाराष्ट्र और डी में आएगा तेलंगाना, ठीक है। ये आप यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। तो क्या कहाँ पे आएगा दोस्तों? यहाँ पे, समझ गए। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। तो दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर क्या है, अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में अपने विचारों को तर्क सहित अभिव्यक्त कीजिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का क्या होता है? हस्तक्षेप नहीं होता है। यह उस क्षेत्र को पहचानने और बचाव करने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह हर समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य
का कार्य व्यक्ति के विकास में आने लिए जो है वो जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर वो क्या कहते हैं कि राज्य का कार्य क्या है, उनका कहना है कि राज्य का कार्य व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े, कुछ भी करने के। नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थक है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता युक्त प्रतिबंध लगाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता प्रश्न पूछे गए 6 नंबर के दोस्तों। इसी प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये दोस्तों आपको यहाँ से अथवा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि राष्ट्रपति के किन 3 विशेष अधिकारों को वर्णन करें। तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार है वो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है दोस्तों। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए क्या कह सकता है। ये राष्ट्रपति का पहला विशेष अधिकार है। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, वीटो शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है, वीटो की शक्ति होती है भी, जिसे दोस्तों निषेध अधिकार की शक्ति कहते हैं। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो तीसरा प्रकार का जो विशेष अधिकार है वो क्या होता है, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। तो ये दोस्तों है राष्ट्रपति के 3 विशेषाधिकार। इसी में अथवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों अगर हम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री भूमिका का उल्लेख करें तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री काम क्या होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। क्या होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है प्रधानमंत्री का, विभागों का बंटवारा करना, है ना, विभागों का बंटवारा करना। तीसरा अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करना। क्या करना, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, मंत्रिपरिषद क्या करना, पुनर्गठन करना। इसी प्रकार का दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्या होता है, मंत्रिमंडल का क्या होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच कड़ी कभी काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। किसका होता है, सदन का नेता होता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का मुखिया होता है। क्या होता है, सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो ये दोस्तों ये जो आपके 13 क्वेश्चन थे इसका हमने सॉल्यूशन भी कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और हम और अच्छी तरह से दोस्तों वीडियो बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।